नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और साइप्रस निकट सहयोग और साझा दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान करते हैं। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III प्रदान किया। 16वीं जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध बढ़ते से हताहतों की संख्या बढ़ गई है। दोनों पक्षों ने तनाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपील के बीच मिसाइलों की नई लहरें दागी। कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत तेज बारिश जारी है। आईएमडी ने पश्चिमी तटीय क्षेत्र के लिए भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता कर रहे हैं, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई और विशेष रूप से व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे और नवाचार में सहयोग के नए रास्ते तलाशे गए। चर्चाओं में भारतीय यूरोपीय संघ संबंधों और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी प्रमुखता से चर्चा की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III के सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस के निकोसिया में राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह के दौरान प्रदान किया गया। साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्कबिशप मकारियोस III के नाम पर यह सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्षों और प्रतिष्ठित वैश्विक नेताओं को उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सम्मान केवल उनके लिए नहीं बल्कि भारत के 1.4 बिलियन लोगों के लिए है। The Grand Cross of the Order of Makarios III सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य राहत उपायुक्तों से अगले 90 दिनों में प्रत्येक जिलों के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा है। आज नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा प्रतिक्रिया बलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि आपदाओं से निपटने के लिए जिला स्तर और आपदा प्रबंधन योजना का होना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि सरकार आपदाओं से निपटने के लिए जीरो कैजुअल्टी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। श्री शाह ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के बिना आपदाओं से 100% बचना संभव नहीं है। बगैर 100% आपदा से बचना असंभव है। अगर हम पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे तो आपदाओं को रोक नहीं। हम आपदा से बचाव की योजना बना रहे हैं, साथ में आपदा ही न आए ऐसी योजना भी बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि हर राज्य के राहत कमिश्नर ने इसके लिए भी अपने राज्य का एक कार्यक्रम कम से कम तैयार करवाना चाहिए, जिससे आपदा आए ही नहीं। श्री शाह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया आपदाओं को लेकर चिंतित है। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 13वां स्थान हासिल किया है और प्रतिष्ठित भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF 2025 में पूर्वोत्तर भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह लगातार दूसरी बार है जब आरजीयू ने पूर्वोत्तर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। IIRF शिक्षण, अनुसंधान, उद्योग संबंध, प्लेटफॉर्म्स और प्लेसमेंट सहित अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर संस्थानों का मूल्यांकन करता है। इस उपलब्धि के साथ आरजीयू ने अकादमिक उत्कृष्टता के केंद्र और क्षेत्र में उच्च शिक्षा में अग्रणी रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख संस्थान को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इसका समर्पण अरुणाचल प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर के लिए उज्जवल भविष्य को आकार दे रहा है।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि बहुत कम समय में अरुणाचल प्रदेश ने हवाई संपर्क के क्षेत्र में वह हासिल कर लिया है जो कभी असंभव लगता था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि आज अरुणाचल में पूरे राज्य में निर्बाध हवाई संपर्क है। उन्होंने कहा है कि ग्रीनफील्ड दोन्युपोलो एयरपोर्ट लाइसेंस प्राप्त सभी मौसम संचालन के साथ राज्य को राष्ट्रीय विमानन मानचित्र पर ला रहा है और व्यापार और लॉजिस्टिक को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने उल्लेख किया है कि पासीघाट, तेजू और जीरो अब कमर्शियल उड़ानों से जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी 8 ऑपरेशन एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है राज्य में और 4 अन्य प्रस्तावित किए गए हैं। श्री खांडू ने कहा है कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्र सरकार के अटूट समर्थन के कारण संभव हुआ है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आज दोपहर नई दिल्ली में हो रही है। समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव कर रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त, भारतीय वायुसेना में निरीक्षण और सुरक्षा महानिदेशक और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक सहित उच्च स्तरीय बहु विषयक समिति के सदस्य बैठक में भाग ले रहे हैं। समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर कल शाम डीएनए मिलान के बाद आज उनके परिवार को सौंप दिया गया था। विजय रूपाणी की 12 जून को अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पार्थिव शरीर को राजकोट स्थित उनके आवास पर रखा जाएगा। अब से कुछ ही पलों में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विजय रूपाणी 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात में अब तक अहमदाबाद विमान हादसे के 92 पीड़ितों के डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं। इनमें 47 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। सिविल अस्पताल में अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पटेल ने बताया है कि जिन लोगों ने डीएनए मैच किए गए हैं उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। आज सुबह 13 लोगों के शव उनके परिजनों को दी जा चुकी है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष में अब अपने चौथे दिन में प्रवेश कर लिया है, जिसमें लगातार मिसाइल हमलों के सैकड़ों लोगों की जान ले ली है और दोनों देशों ने व्यापक विनाश हुआ है। भारत चल रही बमबारी जिसमें कम से कम 100 अतिरिक्त नागरिक घायल हो चुके हैं। ईरान की परमाणु सुविधाओं और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को लक्षित करने वाले इजरायल के पूर्वव्यापी हमले के खिलाफ तेहरान की निरंतर जवाबी कार्रवाई दर्शाता है। समय बढ़ने के साथ ही बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद दोनों देश आगे की तनाव बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। युद्ध विराम कराने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास अब असफल साबित हुए हैं क्योंकि शुक्रवार को शुरू हुआ संघर्ष कम होने का कोई संकेत नहीं दे रहा है। G7 बैठक में विश्व नेताओं द्वारा बढ़ती चिंता व्यक्त किए जाने के बावजूद व्यापक क्षेत्रीय तनाव बढ़ने का जोखिम अभी भी बना हुआ है। ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 का नेतृत्व उसके 116 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला द्वारा किया जाएगा। ब्लेज मैट्रेवेली को जो 1999 में सेक्रेटरी इंटेलिजेंस सर्विस में शामिल हुई थी, इस साल के अंत में रिचर्ड मूर की जगह लेते हुए संगठन की 18वीं प्रमुख बनेंगी। मैट्रेवेली, जो वर्तमान में एजेंसी में प्रौद्योगिकी और नवाचार की देखरेख करती है, उन्होंने कहा है कि उन्हें नेतृत्व करने के लिए कहा जाना गर्व और सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस नियुक्ति को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि ऐसे समय में हुई है जब हमारी खुफिया सेवाओं का काम पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने आज तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी से लेकर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों में भारी वर्षा होने की संभावना है। डॉक्टर जेनामणि ने कहा है कि भारत के किसी भी हिस्से में मानसून में कोई प्रगति नहीं हुई है, लेकिन कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में अब भी बारिश से लेकर बहुत तेज बारिश हो रही है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर स्टेशनों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या सामान्य से कम है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों पाके केसांग, पापुम-पारे, वेस्ट सियांग, अंजाव और तिरप के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है एवं ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, कुरुंग-कुमे, लोअर सुबनसिरी, कामले, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, लपारादा, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, लोहित, नामसाई, चांगलांग और लोंगडिंग के लिए और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ
ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।